गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम सोल्व करते हैं जेड से संबंधित कुछ मॉडल पेपर्स को, तो यहाँ पर आज सोल्व करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 4। तो अगर आपने थर्ड मॉडल पेपर तक नहीं सोल्व किया है तो आपको सभी पार्ट्स के लिंक आपको आई बटन पे देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सभी मॉडल पेपर्स को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है सभी से कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप ऐसे ही एग्रीकल्चर रिलेटेड डेली वीडियोस पाना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो पास का बेल आइकन आएगा तो इसे ऑल पर जरूर दबा दें, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो यहाँ पर पहले आप ऑप्शंस देख सकते हो कि फाइकोलॉजी, ब्रायोलॉजी, पैथोलॉजी या फिर माइकोलॉजी। तो अब यहाँ पर आपको दो बात याद रखनी है कि अगर आपसे पूछा था सेवालों का अध्ययन, तो सेवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, याद रखिएगा फाइकोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा सेवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। और अगर आपसे पूछा है कवकों का अध्ययन, तो यहाँ कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा फाइकोलॉजी सेवालों का अध्ययन और माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नाइजर एक फसल है। तो याद रखिए अगर हम बात करते हैं नाइजर, तो ये किस प्रकार की फसल होती है, दलहनी होती है, तिलहनी होती है, रेसे वाली होती है, फिर अन्न वाली होती है। तो अगर हम बात करते हैं याद रखिएगा नाइजर, तो नाइजर किस प्रकार की क्रॉप होती है, ये होती है एक ओएसिड क्रॉप होती है, मतलब तिलहनी क्रॉप होती है। किस प्रकार की होती है नाइजर, ये होती है तिलहनी फसल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया मटर की ग्रंथों में। याद रखिएगा कि मटर की जड़ों की ग्रंथियों में कौन सा पायसा है, कौन सा जीवाणु पायसा है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि विषाणु पायसा है, बेसिलस जीवाणु पायसा है, राइजोबियम जीवाणु पायसा है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या लगता है कि मटर की जड़ों की ग्रंथियों में कौन सा पायसा है या फिर कौन सा जीवाणु पायसा है, आपको क्या लगता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि विषाणु पायसा है, बेसिलस जीवाणु पायसा है, राइजोबियम जीवाणु पायसा है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को ये तो पता है कि मटर क्या होता है, याद रखिए कि लेगुमिनेसी फसल का होता है। ठीक है, लेग्यूम होता है मटर। तो अब इसमें कौन सा पाएगा बैक्टीरिया। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है दलहनी फसलों में, वो किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है राइजोबियम नामक जीवाणु के द्वारा किया जाता है। मतलब मटर की जड़ों की ग्रंथियों में कौन सा जीवाणु पायसा है, वो पायसा है राइजोबियम पायसा है, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, याद रखिएगा नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि पर्णहरित क्लोरोफिल के निर्माण हेतु पौधे को दो धात्विक तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन कौन कौन से है। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है कि दो धात्विक तत्वों की आवश्यकता होती है, उन्हीं को तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है क्लोरोफिल के निर्माण के लिए। तो ये क्वेश्चन हमने आपको कई बार बताया भी है, तो जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हुआ, कि लोहा, मैग्नीशियम, तांबा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अगर हम बात करते हैं याद रखिएगा क्लोरोफिल के निर्माण हेतु, तो इसके लिए याद रखिएगा एक तो मैग्नीशियम होता ही है, ये तो पक्का है, क्योंकि यहाँ क्लोरोफिल का जो आप फॉर्मूला पढ़ोगे तो उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है, मतलब मैग्नीशियम तो इसमें जरूरत होता है, लेकिन इसके साथ साथ कौन सा होता है, तो वो होता है लोहा होता है। याद रखिएगा मैग्नीशियम आप सभी को पता है कि क्लोरोफिल का मुख्य घटक कौन सा होता है, मैग्नीशियम होता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि लोहा भी क्या होता है, याद रखिएगा इसके निर्माण में सहायता करता है। लोहा क्या करता है, याद रखिएगा पर्णहरित निर्माण में सहायता प्रदान करता है। तो राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए फसल चुनी जाती है। यहाँ पर आपको कुछ क्रॉप्स दे रखी है कि सरसों, बरसीम, गेहूं या फिर आलू। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मृदा की उर्वरता आपको बतानी है। ठीक है, जो फर्टिलिटी होती है, सॉइल फर्टिलिटी, उसको आपको इंक्रीज करना है। तो कौन सी क्रॉप उसमें सहायता प्रदान करती है, तो वो कौन सी होती है, वो होती है याद रखिएगा बरसीम होती है। अब क्यों होती है इसका रीजन भी आप जान लीजिए। क्यों, क्योंकि यार हाँ सरसों क्या होती है, ग्रेमनी की होती है, गेहूं क्या होता है, ग्रेमनी का होता है, और आलू किसकी होती है, सोलेनेसी का होता है। मतलब इन सभी क्रॉप्स में क्या हो रहा है, याद रखिएगा इनमें से कोई भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं कर रहा, केवल कौन कर रहा है, बरसीम कर रहा है। और जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा वो क्या करेगा, सोइल की फर्टिलिटी को, मतलब मृदा की उर्वरता को बढ़ाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, बरसीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि साइनोबैक्टीरिया क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा साइनोबैक्टीरिया किसे बोलाता है, ये तो एक कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि साइनोबैक्टीरिया याद रखा नील हरित शैवाल को बोलाता है। किसे बोलाता है, नील हरित शैवाल को बोलाता है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या रहेगा कि प्रकाश संश्लेषी जीवाणु एवं नील हरित शैवालों का समूह क्या कहलाता है, साइनोबैक्टीरिया कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मृदा में स्थिरीकरण नहीं करता है।
ठीक है, यहाँ पर पूछा गया कि जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करता है वो कौन सा बैक्टीरिया होता है। तो पहले आप इसके लिए ऑप्शंस देख लीजिए कि एजिडोबैक्टर, राइजोबियम, एजोस्पाइरिलियम, फिर नाइट्रोसोमोनास। तो इनमें से आपको क्या लगता है, आपका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन नहीं करता है वो कौन सा होता है, तो होता है नाइट्रोसोमोनास होता है। कौन सा होता है, नाइट्रोसोमोनास होता है। ओके, अगर हम बात करते हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि एजिटोबैक्टर, जिसका प्रयोग हम गेहूँ जो जई में करते हैं और इसके द्वारा भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है। अगर हम बात करते हैं राइजोबियम, तो राइजोबियम क्या होता है, सभी लेग्यूमिनेसी मतलब दलहनी फसलों में पाया जाता है, तो ये भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। और अगर हम बात करते हैं एजोस्पाइरिलियम, तो इसका प्रयोग मुख्यतः यहाँ ज्वार फसल में किया जाता है। किसमें किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है ज्वार फसल में, तो इसके द्वारा भी क्या किया जाता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि कौन सा नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करता है, तो होता है नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि बीज को बोने से पहले लघु तापमान देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दोबारा से देख लीजिए, एक सिलेक्टेड क्वेश्चन, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीजों को बोने से पहले लघु तापमान देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसे बोला जाता है, याद रखिएगा, वसंतीकरण। क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है वसंतीकरण। अब इसका मेन पर्पज क्या होता है, क्यों किया जाता है। मान लीजिए आपको यहाँ पर कंडीशन दे रही है कि जब आप बीज की बुआई करते हो, ठीक है, जब आप बीज की बुआई करते हो तो उससे पहले क्या करते हैं, उसे हल्के यानी पानी में डाल लेते हैं। लेकिन क्यों, यही तो आपसे पूछा गया है। तो ये अगर हम बात करते हैं इस टर्म को, मतलब जो पानी में हम डालते हैं या फिर कम तापमान में हम डालते हैं, कम तापमान करने के लिए, तो उसे तो बोला जाता है बसंतीकरण। लेकिन इसका उद्देश्य क्या होता है, बसंतीकरण करने का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका होता है जो जर्मिनेशन होता है, जो अंकुरण होता है बीज का, ये फास्टली हो, ठीक है, जल्दी से अंकुरण हो जाए। इस क्रिया करने के लिए हम क्या करते हैं, बसंतीकरण को अपनाते हैं। याद रखिएगा कि बीज का अंकुरण जल्दी हो, इसलिए हम क्या करते हैं, बसंतीकरण क्रिया करते हैं। बसंती क्रिया कैसे करते हैं, बीजों को बोने से पहले लघु तापमान देने की प्रक्रिया को बसंतीकरण कहा जाता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि बसंतीकरण क्यों किया जाता है और बसंतीकरण होता क्या है। ठीक है, दोनों समझ आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि फूल गोभी का विप्टेल रोग किससे होता है, ये होता है यार मोलिब्डेनम की कमी से होता है। याद रखिएगा, विप्टेल रोग किससे होता है, ये होता है मोलिब्डेनम तत्व की कमी से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ सवाल दे रखे हैं और उनमें से आपसे पूछा गया है कि किस सवाल के द्वारा नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। ये हरे सवालों के द्वारा, भूरे सवालों के द्वारा, लाल सवालों के द्वारा, फिर नील हरे सवालों के द्वारा। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जितने भी आपको ऊपर दे रखे हैं कि जैसे कि हरा हुआ, भूरा हुआ और लाल हुआ, इनके द्वारा जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन है ये नहीं किया जाता है। क्या याद रखिएगा, इन सभी के द्वारा नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया या फिर नील हरी शैवाल, तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में मेक्सिको से गेहूं की किस्म आई थी, मतलब किस किस्म को मेक्सिको से लाया गया था। तो नर्मालोजो, S227, सोनेरा 64 और उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या है, उपयुक्त सभी, क्योंकि यहाँ ये सभी वेराइटीज़ को मेक्सिको ही से ही लाया गया था। याद रखिएगा, जैसे कि नर्मालोजो हुए, सोनेरा 64 हुई, S227 हुआ, तो ये सभी वेराइटीज़ को कहाँ से लाया गया था, मेक्सिको से लाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पौधों में ऊर्जा निर्माण कार्य निम्न में से किस तत्व द्वारा पूर्ण किया जाता है। ठीक है, किसका कार्य कर रहे हैं हम, ऊर्जा निर्माण का कार्य कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है ऊर्जा निर्माण, ठीक है, तो ऊर्जा निर्माण में कौन सा सहायता करता है, कौन सा तत्व है, पोटास करता है, लोहा करता है, फास्फोरस करता है या फिर मैग्नीशियम करता है। तो आपको ये तो पता होगा कि एनर्जी करेंसी किसे बोला जाता है, एनर्जी करेंसी किसे बोला जाता है, वही इसका राइट आंसर होगा। तो जल्दी से बताइए कि एनर्जी करेंसी के नाम से किसे जाना सा है। तो याद रखिएगा, ये बोला जाता है फास्फोरस को बोला जाता है। या फिर अगर आप नहीं समझे हो तो ऐसे मान लीजिए कि ऊर्जा मुद्रा किसे बोला जाता है, फास्फोरस को ही बोला जाता है। याद रखिएगा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ऊर्जा मुद्रा किसे बोला जाता है, ये बोला जाता है यार फास्फोरस को बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गांव में संदेश संप्रेषण की त्वरित विधि कौन सी है। त्वरित का मतलब होता है जल्दी से जो फैल जाती है, वो कौन सा माध्यम होता है जिसके द्वारा जो संदेश होता है, जो मैसेज होता है वो फैल जाता है। टेलीविजन के द्वारा, समाचार पत्र के द्वारा, रेडियो के द्वारा, फिर सामूहिक चर्चा के द्वारा। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं गाँव की, तो गाँव में जो संदेश संप्रेषण होता है, वैसे ये ओल्ड क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसे आप छोड़ सकते हो। या फिर याद रखिएगा, ये एक्सटेंशन में आपसे पूछा जाता है, ठीक है, एक्सटेंशन में, और आपके एक्सटेंशन है नहीं तो इसे आप स्किप कर सकते हो। वैसे इसका राइट आंसर क्या है, रेडियो के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, त्वरित संदेश संप्रेषण, ये होता है
रेडियो के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पर्णहरित निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है। जैसे कि हमने आपको अभी बताया था कि पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल का मुख्य कंपोनेंट कौन सा होता है, मुख्य घटक कौन सा होता है, होता है याद रखिएगा मैग्नीशियम होता है। कौन सा होता है मुख्य घटक क्लोरोफिल का, होता है मैग्नीशियम होता है। ओके, याद रखिएगा, ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय 1987 में स्थापित कहाँ पर किया गया था। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जो कि जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1987 में हुई थी, तो कहाँ पर स्थित है। आपको पता है कि हमारे 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो उनमें से आप यही जान लीजिए कि 1987 में किसकी स्थापना की गई थी, तो वो की गई थी याद रखिएगा बीकानेर में। याद रखें, बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, 1987 में की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि IARI कहाँ पर स्थित है। IARI कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा नई दिल्ली में स्थित है IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सोइल प्रोफाइल मतलब मृदा परिच्छेदिका में मुख्य सनिस्तर कितने होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर पूछा गया मुख्य सनिस्तर कितने होते हैं। ठीक है, एक होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, फिर 4 होते हैं। तो याद रखिएगा मुख्यतः 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, OAC होते हैं। कौन कौन से होते हैं, याद रखिएगा OAC मतलब कितने संयंत्र होते हैं, मुख्यतः 3 होते हैं। ओ किस में पाया जाता है, याद रखिएगा ओ जो होता है ये जंगल में पाया जाता है। जंगलों में पाया जाता है कौन सा, ओरिजन, जो कि यहाँ खेती के लिए उपयुक्त नहीं होता है। याद रखिएगा कि कौन सा होरिजन, कौन सा सनिस्तर खेती के लिए उपयुक्त नहीं होता है, वो होता है ओ। क्यों, क्योंकि यहाँ ओ जो होरिजन होता है, ओ जो सनिस्तर होता है, ये कहाँ पर पाया जाता है, जंगलों में पाया जाता है। ठीक है, इसका भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले ये आता है फिर ये आता है। अब ये होता क्या है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप इतना सा ध्यान रखिए कि अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करने वाला जीवाणु कौन सा होता है, वो होता है याद रखिएगा नाइट्रोसोमोनास होता है। दोनों को याद रखिएगा, दोनों का आप नोट कर सकते हो। इन दोनों क्वेश्चन में आपको कोई सा भी मिल सकता है। ठीक है, कि सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है इससे ये बनता है कि अमोनिया को नाइट्राइट में किसके द्वारा बदला जाता है। अमोनिया को नाइट्राइट में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, किसके द्वारा बदला जाता है। तो ये तो किया जाता है नाइट्रोसोमोनास के द्वारा। जो सेकंड जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करने की। अब ये जो क्रिया की जाती है ये किस जीवाणु के द्वारा की जाती है, तो ये की जाती है नाइट्रोबैक्टर के द्वारा। अब इसे आप कैसे याद रखोगे, इसकी भी आप देख लीजिए एक बार कि मान लीजिए आपको इतना तो याद हो जाएगा। ठीक है, आप दोनों में से केवल एक याद कर लीजिए। मैं तो यहीं पर यही बोलूँगा कि आप बस एक याद कर लीजिए कि मान लीजिए आपको ये भी याद है। ठीक है, आपको ये याद करना है, ये तो वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, कि अमोनिया को नाइट्राइट में किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है नाइट्रोसोमोनास के द्वारा किया जाता है। अब इसके बाद में एक क्रिया आती है, मतलब 2 नंबर पे आती है। तो क्या हुआ, बाद में एक क्रिया आती है, बाद से हमारी जो शॉर्ट ट्रिक है याद रखिएगा बैक। बाद मतलब बैक, और बैक से ही हमारा क्या बन रहा है, वेक्टर। याद रखिएगा फर्स्ट जो क्रिया है वो कौन सी है, अमोनिया को नाइट्राइट, और अमोनिया को नाइट्राइट में कौन बदलता है, नाइट्रोसोमोनास बदलता है। जो सेकंड प्रोसेस आती है मतलब बाद में आती है, मतलब बैक में आती है। ठीक है, तो बैक से हमारा क्या रहेगा, वेक्टर। तो याद रखिएगा कि नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन बदलता है, नाइट्रोबैक्टर बदलता है, और अमोनिया को नाइट्राइट में कौन बदलता है, नाइट्रोसोमोनास बदलता है। ठीक है, याद रखिएगा ये होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की पूरी प्रोसेस। जो आप बार बार पढ़ते हो नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है, तो उसकी कंप्लीट प्रोसेस कौन सी होती है, ये दोनों होती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक कॉमन क्वेश्चन है, आपको लगभग एग्जाम में ये देखने को मिल ही जाता है कि धान का खेरा रोग उत्पन्न होता है। तो याद रखिएगा जो खेरा रोग होता है ये होता है जिंक या जस्ता तत्व की कमी से। याद रखिएगा जिंक को ही जस्ता बोला जाता है, तो जिंक या जस्ता तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, खेरा रोग होता है। और अगर हम बात करते हैं खेरा रोग की सर्वप्रथम खोज कहाँ पर की गई थी, मतलब याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है खेरा रोग की खोज किसने की गई थी, तो ये की गई थी YL लेने ने। इसे भी आप नोट कर सकते हो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि खेरा रोग है, ये तो आप सभी को पता है कि जिंक या जस्ता तत्व की कमी से होता है। लेकिन जो नया क्वेश्चन ये बनता है कि यार हाँ इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी YL लेने के द्वारा। और कहाँ पर की गई थी, ये की गई थी उत्तराखंड में की गई थी। कहाँ पर की गई थी, उत्तराखंड में की गई थी। ओके, इसको भी आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि ह्यूमस एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि आकारहीन कोलोइड पदार्थ और भूरा काला मिश्रण होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, 4th ऑप्शन।
क्योंकि यार हाँ ह्यूमस क्या होता है, एक प्रकार का आकारहीन होता है, कोलोइडी पदार्थ होता है और भूरा काला मिश्रण होता है। तो राइट आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा म्यूरेट ऑफ पोटास है। तो आपको कल ही मैंने बताया था कि म्यूरेट ऑफ पोटास का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, KCl होता है। म्यूरेट ऑफ पोटास का सिंबल क्या होता है, KCl होता है, मतलब पोटेशियम क्लोराइड। याद रखना, पोटेशियम क्लोराइड को ही म्यूरेट ऑफ पोटास के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। पोटेशियम क्लोराइड को ही याद रखिएगा म्यूरेट ऑफ पोटास वाला सा है। और अगर आपसे पूछता है इसमें फास्फोरस कितना पाइसा है, तो इसमें कितना होता है, मैक्सिमम होता है। कितना होता है, मैक्सिमम होता है, मतलब 60% होता है। याद रखिएगा कि म्यूरेट ऑफ पोटास किसे बोला जाता है, पोटेशियम क्लोराइड को ही म्यूरेट ऑफ पोटास बोला जाता है। इसमें कितना परसेंट पाए, यानी जो फास्फोरस होता है ये होता है 60% होता है। कितना होता है, 60% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत का सोयाबीन प्रांत किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है सोयाबीन प्रांत, तो सोयाबीन प्रदेश किसे बोला जाता है, ये बोला जाता है मध्य प्रदेश को बोला जाता है। किसे बोला जाता है, सोयाबीन प्रांत, ये बोला जाता है मध्य प्रदेश को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न के विकास हेतु 6 से 7.5 pH मान उपयुक्त होता है, मतलब किसके विकास हेतु। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, तो पहले आप सभी को देख लीजिए, बैक्टीरिया, एजिटोबैक्टर, नील हरित सेवल या फिर ये सभी। तो अगर हम बात करते हैं, याद रखिए 6 से 7 pH मान, तो ये सभी के लिए उपयुक्त होता है, मतलब बैक्टीरिया की ग्रोविंग के लिए, एजिटोबैक्टर की ग्रो करने के लिए और नील हरित सेवल को ग्रो करने के लिए। मतलब राइट आंसर कौन सा है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस प्रदेश में काली मृदाओं का क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है काली मृदाएं सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है मध्य प्रदेश में पाई जाती है। याद रखिएगा, काली मृदाओं का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, ये होता है मध्य प्रदेश में होता है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपसे जो रिसेंटली आपकी एग्जाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है क्लोरोफिल, प्रकाश, उपयुक्त सभी या फिर पानी। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस क्रिया करने के लिए, ओके, तो पानी की भी आवश्यकता होती है, प्रकाश की भी आवश्यकता होती है और क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है। मतलब राइट आंसर कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन, उपयुक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फल परिरक्षण हेतु रसायन उपयोग में लिया जाता है, मतलब किस प्रकार के रसायन का हम प्रयोग करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा है फ्रूट प्रिजर्वेशन, तो फल का जो परीक्षण किया जाता है ये किया जाता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर पहले आप सभी ऑप्शंस को देख सकते हो, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, क्या था, KMS। आपको मैंने 2 रसायन बताए थे परिरक्षण किए, एक बताया था सोडियम बेंजोइड, एक बताया था KMS। तो KMS क्या होता है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। KMS क्या होता है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, एक होता है सोडियम बेंजोइड। तो यहाँ पर आपको सोडियम बेंजोइड तो देखने को नहीं मिल रहा है ऑप्शन में, लेकिन आपको यहाँ पर ये ऑप्शन में देखने को मिल रहा है कि KMS मतलब पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। तो राइट आंसर क्या रहेगा, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक है, याद रखिएगा। और इनके बारे में एक और बात आपको बताई गई थी कि सोडियम बेंजोइड का जो प्रयोग कैसा है, ये किसके लिए कैसा है, सोडियम बेंजोइड का प्रयोग कैसा ये किया है रंगीन फलों के लिए। और अगर आपसे पूछता है KMS मतलब पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, तो इसका जो प्रयोग कैसा ये किया है रंगहीन फलों के लिए। किसके लिए कैसा है, ये किया है रंगहीन फलों के लिए किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है कि फल परिरक्षण हेतु पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट की मात्रा प्रति 1 किलो अंतिम उत्पाद क्या होती है। तो ये जो अंतिम उत्पाद होता है ये होता है 1 ग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि तापमान का सबसे अधिक प्रभाव निम्न में से किस पर पड़ता है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि जो तापमान का है ये सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पर पड़ता है, बीजों के अंकुरण पर पड़ता है, पौधे की वृद्धि पर पड़ता है, फूलने व फलने पर पड़ता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा तापमान या प्रकाश, यहाँ पर आप 2 बात नोट कर सकते हो कि तापमान या प्रकाश, तापमान या प्रकाश, तो इन दोनों का सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ता है, जो प्रभाव पड़ता है, वो किस पर पड़ता है, ये पड़ता है, याद रखिएगा, बीजों के अंकुरण पर पड़ता है। याद रखिएगा, तापमान और प्रकाश इन दोनों का जो सर्वाधिक इफेक्ट पड़ता है, जो सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ता है, ये किस पर पड़ता है, बीजों के अंकुरण पर पड़ता है। किस पर पड़ता है, बीजों के अंकुरण पर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पौधे की स्वस्थ वृद्धि एवं विकास के लिए संतुलित पोषक घोल बनाया गया है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा था स्वस्थ वृद्धि और विकास के लिए, तो जो पोषक तत्व दिए गए थे वो किसके द्वारा दी गई थी, तो वो दिए गए थे आर्नन और स्टाउट के द्वारा। तो राइट आंसर क्या है, आर्नन और स्टाउट। याद है, पौधे की स्वस्थ वृद्धि और विकास के लिए जो पोषक तत्व दिए गए थे 17, तो किसके द्वारा दी गई थी, वो दी गए थे आर्नन और स्टाउट के द्वारा। और 17वां पोषक तत्व कौन सा था, वो था निकेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें से ऐसी कौन सी फसल है, इनमें से ऐसी कौन सी फसल है जिसे खरीफ, रबी और ग्रीष्म में तीनों ऋतुओं में आसानी से ग्रो किया जा सकता है, उगाया जा सकता है। तो पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, कुसुम, गेहूं, अरहर या फिर सूरजमुखी। तो अगर हम बात करते हैं ऐसी क्रॉप जिसे तीनों सीजन में ग्रो किया जा सकता है तो कौन सी होती है? सनफ्लावर होता है, सूरजमुखी होता है। कौन सा होता है? याद रखिएगा, सूरजमुखी या सनफ्लावर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है कि बथुआ एक खरपतवार है जो कि मुख्यतः पायस्था है, मतलब ये किस सीजन का होता है? बथुआ होता है जो खरपतवार, ये किस सीजन का होता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए कि खरीफ की फसलों का, जायद की फसलों का, रबी की फसलों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अगर हम बात करते हैं बथुआ, तो यहाँ बथुआ होता है जो चिनोपोडियम एल्वा, जिसे देसी भाषा में चिलवा बोला जाता है, और इसका बोटिंग नेम क्या होता है? चिनोपोडियम एल्बम। और ये किस सीजन का वीड होता है? ये होता है, याद रखिएगा, रबी की फसलों का। किस सीजन का ये वीड होता है? ये होता है रबी की सीजन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गेहूं एक प्रकार का पौधा होता है। ठीक है, गेहूं किस प्रकार का पौधा होता है, ये आपसे पूछा गया है कि उभयलिंगाश्री होता है, उभयलिंगी होता है, एक लिंगाश्री होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो यही है कि गेहूं किस प्रकार का प्लांट होता है। ठीक है, ये आपको सभी को बताना है, डायरेक्ट कमेंट करना है कि पौधा जो गेहूं होता है ये किस प्रकार का होता है। उभयलिंगाश्री होता है, उभयलिंगी होता है, एक लिंगाश्री होता है, फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये आप डायरेक्ट कमेंट करोगे सभी स्टूडेंट। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि गेहूं किस प्रकार का प्लांट होता है। उभयलिंगाश्री होता है, उभयलिंगी होता है, एक लिंगाश्री होता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए आपका राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रंगीन किस्म की कपास भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर विकसित की गई थी? रंगीन किस्म की कपास सबसे पहले कहाँ पर विकसित की गई थी? तो ये विकसित की गई थी, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में। कहाँ पर की गई थी? ये की गई थी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हरित बाली रोग सामान्यतः किस फसल में देखने को मिलता है? तो आप सभी को पता है कि जो ग्रीन ईयर डिजीज होती है, याद रखिएगा, ग्रीन ईयर जो डिजीज होती है ये किस फसल में होती है? ये होती है बाजरा में होती है, पर्ल मिलेट में होती है। किस में होती है? ग्रीन ईयर डिजीज, हरित वाली रोग, ये देखने को मिलता है बाजरा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि गेहूं की पहली सिंचाई की जाती है। तो आप सभी को पता है कि जो क्रिटिकल स्टेज होती है या फिर जो पहली सिंचाई गेहूं में की जाती है ये कब की जाती है? ये की जाती है 21 दिन बाद में। और कब करते हैं? क्राउन रूट के निकलते समय। क्राउन रूट्स के निकलते समय करते हैं, मतलब किरीट जड़ों के विकास के समय हम पहली सिंचाई करते हैं, जो कि कितने दिन बाद में की जाती है? 21 दिन बाद में की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सारी भूमि में खेती की जा सकती है, तो ऐसी कौन सी क्रॉप है? ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसकी खेती हम आसानी से सारी भूमि में भी आसानी से कर सकते हैं? तो आलू होती है, केले होती है, धान होता है, फिर फूल गोभी होता है। तो आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अगर हम बात करते हैं ऐसी क्रॉप जिसे आसानी से ग्रो किया जा सकता है सारी भूमि में, तो वो कौन सी होती है? वो होती है, याद रखिएगा, धान होती है। ठीक है, धान फसल की जो खेती है हम सारी भूमि में आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर लॉगिंग कंडीशन वैसे ही होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रजनक बीज किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो प्रजनक बीज किसके द्वारा बनाया जाता है? तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि प्रजनक बीज, तो प्रजनक के द्वारा ही तो तैयार किया जाएगा ना। ठीक है, प्रजनक बीज मतलब प्रजनक के द्वारा ही तो उसे उत्पन्न किया जाएगा। तो क्या हुआ राइट आंसर? फर्स्ट ऑप्शन ही रहा, क्योंकि प्लांट ब्रीडर के द्वारा प्रजनक बीज है, तो ये किसके द्वारा जर्मिनेट किया जाता है, इसे डेवलप किया जाता है? ये कैसा है? ब्रीडर के द्वारा किया जाता है, मतलब प्लांट ब्रीडर के द्वारा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आनुवंशिकता के विचार से सबसे अधिक शुद्ध बीज कौन सा होता है? आनुवंशिकता के विकास से या फिर आपके विचार से सबसे जो अच्छा शुद्ध होता है, मतलब आनुवंशिकी और भौतिक रूप से जो शुद्ध होता है वो कौन सा बीज होता है? तो ये क्वेश्चन आपको कल ही बताया गया था कि अगर आपसे पूछा था सबसे अधिक शुद्ध बीज तो वो कौन सा होता है? वो होता है मूल केंद्रक बीज होता है, न्यूक्लियस सीड होता है। कौन सा होता है? याद है, न्यूक्लियस सीड होता है, मूल केंद्रक बीज होता है। क्यों? क्योंकि इसमें यार जो आनुवंशिक शुद्धता होती है और जो भौतिक शुद्धता होती है ये दोनों ही क्या होती है? ये दोनों ही 100% होती है। आनुवंशिक शुद्धता और भौतिक शुद्धता ये दोनों ही क्या होती है? मूल केंद्रक बीज की ये होती है 100% होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा शुद्ध कौन सा हुआ? न्यूक्लियस बीज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना तो जल्दी से लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से शेयर कीजिए जिससे कि कुछ स्टूडेंट का आपकी तरफ से बेनिफिट हो सके और कुछ सपोर्ट हमको भी प्राप्त हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि बंजर भूमि के लिए
बंजर भूमि के लिए उपयुक्त फल की फसल कौन सी होती है। तो यहाँ पर आप इस किस्म से आपको कई किस्म देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि लीची का जो फैमिली होती है वो कौन सी होती है, सेपिनडेसी होती है। ठीक है, इन चारों किस्म को भी आप एक बार देख लीजिए कि लीची चाइनेसिस क्या होता है, याद रखना, लीची चाइनेसिस होता, सॉरी चाइनेसिस नहीं होता बल्कि साइनेसिस होता है। दोबारा से देख लीजिए कि लीची का बॉटनिकल नेम क्या होता है, लीची साइनेंसिस। क्या होता है, लीची साइनेंसिस होता है, और जिसकी फैमिली कौन सी होती है, सेपिनडेसी होती है। कौन सी होती है, सेपिनडेसी होती है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो कौन सा होता है, आम होती है। आम का बॉटनिकल नेम क्या होता है, आम का बॉटनिकल नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका। क्या होता है, याद रखिएगा, आम फसल का बॉटनिकल नेम क्या होता है, बॉटनिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका। तो अगर हम बात करते हैं आम की फैमिली, तो कौन सी फैमिली होती है, एनाकार्डियेसी। आम की कौन सी फैमिली होती है, एनाकार्डियेसी। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि केला, तो केला का क्या होता है, मुजेसी। ठीक है, मूसा पेरिडिस का क्या होता है, इसका बॉटनिकल नेम ये होता है मूसा पेरिडिस का। नेक्स्ट की हम बात करेंगे बेर, तो बेर के क्या होता है, मूसा मोरिसियाना, सॉरी इसका होता है जिजिपस मोरिसियाना। क्या होता है, याद रखिएगा, बेर का वानस्पतिक नाम बॉटनिकल नेम ये होता है जिजिपस मोरिसियाना। और अगर हम बात करते हैं इसकी फैमिली, तो कौन सी होती है, रैमनेसी होती है। कौन सी होती है इसकी फैमिली, बेर की ये होती है रैमनेसी होती है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आपसे पूछा है बंजर भूमि के लिए कौन सा फल उपयुक्त होता है। तो याद रखिएगा, बंजर भूमि के लिए आपसे पूछा गया है तो कौन सा होता है, बेर होता है। याद रखिएगा, बंजर भूमि के लिए कौन सा फल उपयुक्त रहता है, वो होता है बेर होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, याद रखिएगा, शेयर आप सभी को करना है, तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए जितने भी आपके एग्रीकल्चर फ्रेंड हैं उन सभी के साथ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से। जब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।